अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान और अनवर मैं हूँ मोहम्मद शहीद। और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है साजिद तारड़ पाकिस्तान डिप्लोमेटिक मिशन आर ड्रेन ऑन नेशनल रिसोर्सेज। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं हमें। द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज एक दफा फिर अमेरिका से मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं साजिद तारड़ साहब। तारड़ साहब रिपब्लिकन पार्टी के एक प्रोमिनेंट मेंबर हैं। तारड़ साहब, मैं आज आपसे जानना चाह रहा हूं, हमारे यहाँ दो टर्म्स यूज होती हैं, एक ब्लाइंड पेट्रियटिज्म और एक जो टर्म कम यूज होती है वो है क्रिटिकल पेट्रियटिज्म। और मैंने कहीं पढ़ा कि अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम में क्रिटिकल पेट्रियटिज्म पे जोर दिया जाता है। ये नहीं है कि आपने हर हालत में अपने मुल्क को सपोर्ट करना है। अगर आपका मुल्क दुरुस्त है, दुरुस्त समत में जा रहा है तो आप उसको सपोर्ट करेंगे। अगर वो गलत समत में जा रहा है, गलत पॉलिसीज अडॉप्ट की हुई हैं, तो आप उसको क्रिटिसाइज करेंगे ताकि उसकी इस्लाह हो सके। बगैर क्रिटिसिज्म के तो इस्लाह नहीं होती। तो आप नहीं समझते कि ब्लाइंड पेट्रियटिज्म ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया है? मैं जो सब सबसे पहले तो शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आपने बड़ा अच्छा टॉपिक आज पिक किया। मैं बिलखसूस इसमें ये कहना चाहूंगा, बल्कि इससे आगे चलूंगा कि जमहूरियत जो है वो भी बगैर क्रिटिसिज्म के, एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के बगैर जमहूरियत भी चल नहीं सकती। अगर देखा जाए तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ग्रोथ। उसमें जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, जब एक पार्टी रूल में होती है, दूसरी पार्टी जब तक उसको क्रिटिसाइज नहीं करेगी, बैलेंस नहीं हो सकेगा। यहाँ पे अमेरिका के अंदर अमेरिका की तरक्की का माजी में आजकल उस पर ग्रिप थोड़ी कमजोर होती जा रही है। चेक एंड बैलेंस जो था वो एक इनकी ग्रोथ का, तरक्की का एक स्ट्रॉन्ग पिलर था कि चेक एंड ग्रोथ। एक अदारे के ऊपर दूसरा अदारा चेक एंड बैलेंस करता था, उसको क्रिटिसाइज करता था, बैलेंस पे लगा है। बल्कि यहाँ पे मैं खासकर आपने देखा होगा कि अमेरिका, उसको इसके साथ भी अटैच करना चाहूंगा। आपने देखा होगा कि प्रेसिडेंट के पास सिर्फ दो टर्म्स होती हैं, 8 साल से आगे प्रेसिडेंट नहीं जा सकता। और ज्यादातर देखा गया है कि जब 8 साल एक प्रेसिडेंट आता है तो 8 साल के बाद दूसरी पार्टी का प्रेसिडेंट आता है। तो एक पेंडुलम की तरह लेफ्ट और राइट चलता है, बैलेंस किया जाता है इन चीजों को। पाकिस्तान में कहूंगा, पाकिस्तान अफसोस के साथ ये है, एक तो जमहूरियत की फाउंडेशन ठीक नहीं है। तीन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तीनों की तीनों एस्टेब्लिशमेंट के पेड़ से पैदा हुई हैं। दूसरा उसमें बल्कि जो मैं दो चीजें जो खासकर हमारे पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स में इस्तेमाल की जाती है, जिसकी वजह से हम ब्लाइंड पैट्रियटिज्म की तरफ चले जाते हैं, मजहब को इन्वॉल्व कर लिया जाता है। जब पॉलिटिक्स, सियासत के अंदर आप मजहब को ऐड कर लेते हैं तो फिर लोग समझते हैं कि ये अब हमारा सियासी लीडर नहीं रहा, ये हमारा मजहबी पेशरवा बन चुका है, ये गलती करने से मुबर्रा है। तो वो एक अप्रोच इटसेल्फ इज अ रॉन्ग अप्रोच। और आजकल वी आर अगेन फेसिंग दैट कि एक पार्टी बिल्कुल उन्होंने यू टर्न लिया फ्रॉम नया पाकिस्तान टू रियासत मदीना, और दे स्टिल स्टक विद इट। उन्होंने दिखाया कुछ था, किया कुछ और है, और यही एक वजह है कि ब्लाइंड क्रिटिसिज्म। और दूसरा एक और मैं यहां पे बात करना चाहूंगा, बिल्कुल जिनमें मैं खुद भी शामिल हूं, अपने पड़ोस के किसी मुल्क की तरक्की की बात करें तो आपको कहा जाता है कि यू आर बैशिंग योर ओन कंट्री। चले ठीक है, मैं कल एक जगह बैठा था किसी एक प्रोग्राम में, तो मैंने ये कहा है, ठीक है, आप अपने पड़ोसी भारत की तरक्की को नहीं देखना चाहते तो चाइना की तरक्की को देख लें। उन्होंने भी पिछले 40-50 साल के अंदर भरपूर तरक्की की है। आप उनके साथ समझते हैं हमारी जो दोस्ती है हिमालय से ऊंची है, लेकिन वहां से आप किकबैक्स तो लेने चले जाते हैं, आप वहां करप्शन करने तो चले जाते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि वहां पे वो करप्शन को डील किस तरह करते हैं। जब वो पकड़ते हैं किसी को करप्शन में तो गोली किस तरह मारते हैं, वो चीज वहां नहीं देखते। आप वहां की प्रिजन सिस्टम को नहीं देखते, आप वहां की मैन्युफैक्चरिंग को नहीं देखते, आप उनके जोन जो उन्होंने बनाए, ट्रेड जोन और मैन्युफैक्चरिंग जोन है, उनसे तरक्की हासिल नहीं, आप उनसे भी नहीं देखना चाहते। आप बांग्लादेश से सीख लें। मेरे ख्याल में तो आज अगर देखा जाए तो आप अफगानिस्तान से सीख लें कि किस टेक्निकल तरीके से उन्होंने आपके डॉलर सक कर लिए सारे के सारे। आप भारत की तरक्की नहीं देखना चाहते क्योंकि आप नफरत करना चाहते हैं, आप उनसे आपकी फाउंडेशन है नफरत में, तो अगर नहीं देखना चाहते ठीक है, लेकिन आसपास देखें, आपके सामने सामने कोरिया ने किस तरह तरक्की की है, आपके सामने टर्की ने किस तरह तरक्की की है, आप उनकी तरक्की पे तवज्जो दे लें। लेकिन जब आप आंखें बंद करके रखेंगे, इस वक्त चौधरी साहब मुझे सख्त अफसोस के साथ कहना पड़ता है
कि आपको फिर एक दफा मजहब का टीका लगाया जा रहा है, आपको रेडिकलिज्म की तरफ धकेला जा रहा है। कहा जाता है ये सियासत नहीं, ये इबादत है। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन इसको इबादत के दर्जे की तरह अगर करना है, इबादत की तरह लेके जाना, फिर इबादत की तरह आप जब गवर्न करें तो फिर वो भी इबादत समझे आप। फिर करप्शन के खिलाफ भी जाएं इबादत समझ के, आप जहालत के खिलाफ भी इबादत करें, आप इग्नोरेंस के खिलाफ भी आप जो है इबादत करें। सिर्फ इसको सियासी स्लोगन के तौर पे इस्तेमाल ना करें। ये मुल्क के साथ ज्यादती है। पहली दफा ज़ियाउल हक साहब ने ये किया था, उस वक्त तो डॉलर मतलूब थे अफगानिस्तान की जंग की वजह से, तो आपको मुजाहिदीन बनाया गया, आपको जिहाद किया गया। लेकिन आज मेरे ख्याल में अफसोस के साथ है कि एक भी इंग्लिश चैनल मौजूद नहीं पाकिस्तान में। आपको अपने बच्चों के साथ जब भी कम्युनिकेट करना पड़ता है ट्वीट में, तो वो भी उर्दू में करनी पड़ती है। लेकिन मेरे ख्याल में एक तो क्रिटिसिज्म हेल्दी होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, और आपकी आंखें खुली रहनी चाहिए कि पूरी दुनिया को देखें कि बाहर क्या हो रहा है। खासकर आपके पड़ोस में जिन लोगों के साथ हम जेनेटिकली अटैच हैं, जिनके सिमिलैरिटीज हैं, अटैच तो नहीं, सिमिलैरिटीज हैं, उन्होंने 76 साल में कौन सा सफर तय किया है और आपकी डायरेक्शन क्या है, ये सोचना बहुत जरूरी है। सोवियत यूनियन और अमेरिका की जब इतनी दुश्मनी थी, कोल्ड वॉर थी, जब सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक छोड़ा, जो पहला मैन मेड सैटेलाइट था 1957 में, द अमेरिकन्स वर वेरी वेरी सरप्राइज्ड, और वो नहीं समझते थे कि सोवियत यूनियन साइंटिफिकली टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस्ड मुल्क है। तो उन्होंने अपनी टीमें भेजी कि जाओ उनके एजुकेशन सिस्टम का मुतालिया करो। तो हम क्यों नहीं सीखना चाहते अपने हमसायों से, चाइना से, इंडिया से। अब इंडिया पे आप देखिए कि हम 25 करोड़ का मुल्क हैं, लेकिन एक भी एकेडमिक एक्सपर्ट नहीं है इंडिया पे। यानी आज आपने किसी टीवी चैनल ने समझना हो कि इंडिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, उनका एजुकेशन सिस्टम, उनकी इकोनॉमी, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका कास्ट सिस्टम, जो भी है, तो एक बंदा नहीं है ऐसा जिसपे वो कह सकें कि यार वो बंदा एक्सपर्ट है, उसको बुला लो और वो आपको सही पर्सपेक्टिव दे देगा। तो ये तो हम क्या जहालत की बुनियाद पे इंडिया का मुकाबला करना चाहते हैं? जो साहब, मैं इससे थोड़ा एक स्टेप आगे जाना चाहता हूं। मेरा एक अलमिया, मेरा एक सोच मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि मैं किस चीज की एक मुझे अजियत में मुब्तला हूं आजकल। वो इस तरीके से कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से जो बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं, जी जी, वो अमेरिका में, ये मेरा कंट्री, दिस इज माई होमलैंड, यहाँ की हर दूसरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ा है। जी जी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो हार्वर्ड से ज्यादा पुराना नहीं है, वो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से पुराना नहीं है। पाकिस्तान का इस वक्त आपकी रूलिंग एलीट सारी की सारी, बल्कि हर सीएसएस अफसर जो है उसको भी मौका दिया जाता है, और ज्यादातर वो आके यहां से कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड से और येल से पढ़ के जाते हैं। लेकिन वो क्या सीख के जाते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग सीख के जाते हैं, फ्रॉड सीख के जाते हैं, धोखा देना सीखते हैं, पाकिस्तान का खून चूसना सीख कर जाते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट के बच्चे पढ़ के आ रहे हैं, वो वहां से अजय बंगा पैदा हो रहा है, और हमारे यहाँ कैम्ब्रिज से, एचईसन से सारे फराडी पैदा हो रहे हैं। मैं इस चीज पे आगे स्टक हो गया हूं कि क्या डीएनए ऐसा है? ये क्या वजह है कि 400-400 साल पुराने इंस्टीट्यूशन है और उनकी डिग्रियां आपके ऊपर बेअसर हैं, वो आपके ऊपर से गुजर रही हैं। आप यहां से जब वापस जाते हैं तो दिल दिमाग यहां छोड़ जाते हैं, वहां जाके तो फिर पाकिस्तान के लोगों का कत्लेआम करते हैं, खून चूसते हैं उनका। आप जाके मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। आप कह रहे हैं कि लोगों को, मैं सिर्फ इस चीज पे, मैंने बल्कि इस पे रिसर्च कर रहा हूं। मैं इन द फ्यूचर आई एम प्लानिंग टू गो टू दीज इंस्टीट्यूशन एंड मीट दीज एजुकेटर्स देयर, कि यार जब पाकिस्तानी बच्चों को एडमिशन देते हो तो क्या सिखाते हो उनको? लूटना। आपका हर इस वक्त रूलिंग एलीट जितनी की जितनी है सारी फॉरेन एजुकेटेड है, और बर्तानिया और अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटीज में से है। लेकिन मैं जब जाके देखता हूं लंदन में 20-20 ग्रेड के आपके अफसर होते हैं, आपके तीसरी नस्ल के ब्रिटिश एजेंटों के ग्रैंड किड्स हैं, उनके हालात देखता हूं मैं टोरंटो के अंदर और देखता हूं लंदन में, तो मैं खून के आंसू रोता हूं कि यार एक डिवेलपिंग कंट्री, एक भुख नाल सड़िया पिया मुल्क है, ओदी हालत है। अब मैं लेटेस्ट मिसाल देना चाहता हूं आपको। आपकी केयर टेकर गवर्नमेंट पंजाब की, IMF और अभी अब मिन्नतें तरले कर रहे हैं दुनिया सारी के, नाक से लकीरें निकाल रहे हैं। एक हफ्ता पहले उन्होंने 3 अरब 20 करोड़ रुपए की गाड़ियां खरीदी हैं अपने असिस्टेंट कमिश्नर्स और कमिश्नर्स के। को पूछने वाला है? हालांकि केयर टेकर गवर्नमेंट को यह करना ही नहीं चाहिए, उनका तो पोर्टफोलियो ही नहीं है, दे आर नॉट इलेक्टेड। लेकिन उनको क्यों नहीं पूछा जा? कौन उनको पूछेगा जब वहां से लोग डॉलरों के थैले भर के प्राइवेट जहाजों में फ्लाई कर रहे हैं,
उनको रोकने वाला क्यों नहीं है कोई आज तक पैदा हुआ पाकिस्तान में, अभी भी हो रहा है। तो मेरी समझ से बाहर है कि ये क्या है सिस्टम के एक हाँ, एक तो मैं ये इसमें ओपनली कहूंगा, किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, कि दुनिया में नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चली थी, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की भी मूवमेंट थी, ब्रेक्सिट हुआ है, उसके बाद अरब स्प्रिंग हुई है, मोदी साहब आए हैं, खान साहब आए थे, लेकिन मोदी साहब ने नेशनलिज्म दिया आपके पड़ोस में। उनसे यही सीख लें कि नेशनलिस्ट लीडर किस तरह प्रोड्यूस करना है, चाहे वो चाय वाला हो। लेकिन ये कि अगर बात करें सिर्फ वही, और उस नेशनलिज्म का असर जो है उसके उनके डायस्पोरा पर भी है। मैं अभी थोड़ी तफसील में मैं बात बताना चाहूंगा। मैं समझता हूं ये मॉडल होना चाहिए आपके आने वाले फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर्स के लिए। अभी मोदी साहब के 3 विजिट हुए हैं, अमेरिका के, फ्रांस के और यूएई के। तीनों के अंदर उन्होंने अपने डायस्पोरा को प्रमोट किया है, उन्होंने अपनी करेंसी को प्रमोट किया है, यूपीआई सिस्टम को प्रमोट किया है, मेक इन इंडिया प्रमोट किया है। हर चीज वो जहां गए हैं, जो भी टेक्नोलॉजी खरीद कर लेकर भारत जा रहे हैं, वो मैन्युफैक्चर भारत में होगा। आपके लोग क्या करते हैं? आपके लोग यहां कर्जा लेने आते हैं, पैसे मांगने आते थे। पिछले माजी के आपके लीडर 300-300 लोगों का उनका डेलीगेशन आता था साथ, खानसामे साथ आते थे, फोटोग्राफर उनके साथ आते थे, सारे फ्राडिया 300-300 इकट्ठे करके लाते थे रिश्तेदार अपने। मुझे आप हज करने जाते हैं सरकारी खर्चे पे, तो 100 बंदों का आप डेलीगेशन वहां ले जाते हैं। क्या व्हाट इज रॉन्ग विद पाकिस्तान? व्हाट इज रॉन्ग विद द पाकिस्तानीज? मेरे लिए ये सोच, मेरी सोचें, मेरी रिसर्च, मेरे एजुकेशन सारी, जब मैं अपनी मदरलैंड पे लेके जाता हूं, सारा कुछ रुक जाता है, फेल हो जाता है। ये मुझे खुद, मैं आई एम वेरी कंसर्न्ड अबाउट इट कि व्हाट इज रॉन्ग, हम क्या चाहते, क्या है, व्हाट इज आवर डेस्टिनेशन। लेकिन आपकी रूलिंग एलीट सारी, चॉइस साहब, अफसोस के साथ आपकी रूलिंग एलीट आपके साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, सारे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के पढ़े हैं और सारे हार्वर्ड के पढ़े हैं। जी सर, न सिर्फ ब्यूरोक्रेट बल्कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, बहुत सारे जो हैं अच्छे वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन से पढ़े हैं। हमारे बहुत सारे जो एम्बेसडर्स हैं, दे वर एजुकेटेड एट फ्लेचर्स। अमेरिका में एक अच्छा इदारा है फ्लेचर, लेकिन सर वो पूरी दुनिया देख चुके होते हैं, लेकिन वो रिटायरमेंट के बाद भी कुछ सच नहीं बताते कि हम कितना पीछे रह गए हैं। क्या उनको नहीं पता कि साउथ कोरिया ने अपना सफर जो है कहां से शुरू किया था, सिंगापुर ने कहां से शुरू किया था, मलेशिया को देख लीजिए, टर्की को देख लें, यूएई को इवन देख लें, कि वो पिछले 50-60 साल में कहां से कहां पहुंच गए हैं। तो ये एम्बेसडर्स जो हैं, जो फ्लेचर से और बाकी अच्छे इदारों से पढ़ के आते हैं, पूरी दुनिया का एक्सपोजर होता है, वो कभी नहीं बोलते कि हमने कहां गलतियां की। और वो जब भी एडवोकेट करेंगे, मोर ऑफ द सेम करेंगे। हमारे एक रिटायर्ड एम्बेसडर हैं, बड़े व्लॉग्स बनाते हैं, उन्होंने पिछले दिनों जो इंडिपेंडेंट माइंडेड व्लॉगर्स हैं उनको क्रिटिसाइज किया और उनको ये कहा कि जी आपको पाकिस्तान ने बहुत कुछ दिया है, आप पाकिस्तान के नैरेटिव को प्रमोट किया करें, इंडिया के नैरेटिव को प्रमोट ना करें। तो मैंने उनसे क्वेश्चन ये किया कि सर आप जिस नैरेटिव को लेके चले हैं 40 साल से 50 साल से, उसने आपको दिया क्या है? रिजल्ट देखे ना उसका। प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। अगर तो उसने को डिलीवर किया है फिर तो ठीक है, अगर कुछ लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो उसका लॉजिकली जवाब दें। अब ये कह देना जी पाकिस्तान ने आपको बहुत कुछ दिया है, तो सर जो 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, जो हमारे 40% बच्चे जो स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं, 2/3 जो चिल्ड्रन हैं जो मेल नरिश्ड हैं, जिनके बारे में हमारे एक फाइनेंस मिनिस्टर, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि अगर आप मेल नरिश्ड हैं तो आप साइंस और मैथ में आप आगे नहीं जा सकते। तो हम क्या कर रहे हैं? हम क्रिटिकल को अपना जायजा लेने के लिए तैयार नहीं, और वो लोग जो पूरी दुनिया देख चुके होते हैं वो नहीं बोलने के लिए तैयार कि हम कितना पिछड़ गए हैं बाकी दुनिया से। चौधरी साहब, मैं आज अगर आपकी पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री को रिव्यू करूं, तो मेजॉरिटी ऑफ आपकी एम्बेसी आपको बंद कर देनी चाहिए। उसकी वजह ये होती है, आप कभी नोट करें कि आपके फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन का फर्क क्या, उसकी क्या ड्यूटीज क्या होती है। आजकल शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ऑनलाइन बन जाते हैं। अगर ये इसी के लिए आप इतना खर्चा कर रहे हैं तो बंद कर दें इनको। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, ये एक ओपन रवाज है आपका पाकिस्तान में। आपके एम्बेसडर तो चले फिर सीएसएस अफसर होते हैं, लेकिन नीचे वाला अमला सारा आपके सियासी लीडरों के रिश्तेदार होते हैं। ये साले और बहनोई की गेम है सारी। वो सारे रिश्तेदार होते हैं, वो समझते हैं वी आर इनविंसिबल, वी आर अनटचेबल्स। वो यहां पे आते हैं 12-1 बजे हर डिप्लोमेटिक मिशन के अंदर। 12-1 बजे वो आते हैं, सिगरेट चाय पीते हैं, घंटा रेट पे बैठ के गपशप लगाते हैं, वापस चले जाते हैं। उनके खिलाफ ना शिकायत की जा सकती है, ना उनसे बात की जा सकती। तो और दूसरा, एक मैं सबसे बड़ी बात कहूंगा, आपके डिप्लोमेटिक मिशन अगर गौर किया जाए, कर क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आपके पास एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है, आपके लिए इंपोर्ट करने के लिए आपके पास डॉलर मौजूद नहीं है। फॉरेन पॉलिसी सिर्फ आपकी ये है कि जहां से डॉलर मिलते हैं
उनके साथ आपके रिलेशनशिप है, ये आपकी फॉरेन पॉलिसी है। तो डिप्लोमेटिक मिशन का क्या मतलब है? मेरे ख्याल में आपको पैसा बचाना चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ 4-5 एम्बेसीज रखनी चाहिए, दूसरी सारी की सारी बंद करके ये अपने जितने आपके जो डॉक्टर, मैं एक और सबसे बड़ी बात ये बताना चाहूंगा, चौधरी साहब मेरे लिए तकलीफ दे है, आपके सारा सीएसएस अफसर सारे या डॉक्टर हैं या इंजीनियर। और दूसरा दर हकीकत उसका मकसद ये है कि उनको ट्रेन किया जाता है, टेक्निकल एजुकेशन लेकर आते हैं, रट्टा लगाने की आदत पड़ जाती है, रट्टा देकर सीएसएस का इम्तिहान कर लेते हैं और फिर कौम का खून चूसते हैं। सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी के इश्यूज के बारे में उन्हें नहीं पता होता। बल्कि मैं इनको 2-3 ग्रुपों में, पहले मैं देसी जबान में आपको, आपके देखने वालों को समझाने की कोशिश करूंगा अगर पाकिस्तान में को देख रहे हैं। एक तो आपके इस वक्त जो अब सियासी लीडरों की बात कर रहे हैं, मैं उनको सियासी लीडर, मैं क्योंकि वो सियासी पार्टी है, जमहूरी पार्टी है, नहीं है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन ही नहीं होते। अब आप, मैं उस पर थोड़ा सा और मजीद बात करना चाहूंगा। मुझे ये बता दें, इसहाक डार साहब के बारे में इस वक्त बड़ा चर्चा है, पता नहीं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनना है या नहीं बनना, लेकिन उनके पास सिवाय एक अपने पार्टी लीडर की रिश्तेदारी के अलावा उनके पास कौन सी एबिलिटी? और दूसरा, उनके एक वो जो जिस पार्टी की मैं बात कर रहा हूं, वो सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को, फैमिली को जब खत्म हो जाते हैं फिर किसी को बाहर ओहदा दिया जाता है। अच्छा, उसमें मैं बताना ये चाहूंगा, एक ग्रुप है आपका जो इलेक्टेबल्स हैं। और इलेक्टेबल्स कौन है? इलेक्टेबल्स वो हैं जो आप ब्रिटिश लोग, जिन लोगों को जमीनें देकर गए थे, अब उनके ग्रैंड किड्स। मैं ओरिजिनली जो ब्रिटिश एजेंट्स थे, उनके जो आगे दोते पोते हैं इस वक्त, वो सारे इलेक्टेबल्स हैं। मुख्तलिफ पार्टियों से घूम फिर कर वो इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं, कुछ एस्टेब्लिशमेंट के साथ अटैच है, उनके लिए काम कर रहे हैं। कुछ उनमें से मजहबी फैमिलियां हैं, वो गट तवीद के देते हैं, उनके मुरीदैन इतने हैं, उन्होंने वैसे लोगों को बेवकूफ बना रखा है। दूसरा क्या होता है? दूसरा ग्रुप कौन सा है? दूसरा ग्रुप वो है कि जो हमारे देहातों के लोअर मिडिल क्लास के बच्चे हैं, वो सीएसएस करके उन्हीं ब्रिटिश एजेंट्स की जो पोतियां दोतियां उनसे शादियां करते हैं, फिर उनके अखराजात उठाने के लिए पाकिस्तान के साथ वो जुल्म करते हैं कि जिसका हद कोई नहीं। फिर उसमें तड़का तब लगता है कि जब वो 19 ग्रेड में आके इंग्लैंड और अमेरिका देख जाता है साल डेढ़ के लिए, वो अफसर वो यहां पे निशानियां लगा जाता है मकानों के ऊपर, वो अपना दिल दिमाग यहां छोड़ जाता है, फिजिकली जाता है, फिर हर बंदे को वो डॉलर और पाउंड से जरब देता है। यही ट्रेजेडी है और कोई नई बात नहीं है इसमें। आप इस वक्त आपकी जो रूलिंग एलीट है, उसमें मेरे लिए सबसे बड़ा एक केस था, वो तो यकलत सामने आ गया, जो कोर कमांडर लाहौर थे, जिन्होंने 9 मई का हादसा था। मैंने जब उनका पोर्टफोलियो पढ़ा तो मेरे पांव के नीचे से जमीन निकल गई कि उनके चीफ साहब से भी, हमारे चीफ जस्टिस से भी रिश्तेदारी, दूसरे वो भट्टू साहब हैं, वो सीएसएस अफसर हैं, उनसे भी रिश्तेदारी। और मैं हैरान था कि इस केस को आप 10,000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दीज पीपल प्ले गार्ड इन पाकिस्तान, दे आर अबव द लॉ। और ये अच्छा, दूसरा उसमें साहब जो मैं ये बात कर रहा हूं, जो नई नहीं है, हर पाकिस्तानी को पता है, हर एजेंसी को पता है पाकिस्तान में क्या हो रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान के इश्यूज का सबको पता है, हल किसी के पास नहीं है, या हल इसको करना ही नहीं चाहता। वो ना आपकी इस वक्त जुडिशरी काम कर रही है, ना पीआईए काम कर रही है, ना रेलवे काम कर रही, ना एंटी करप्शन डिपार्टमेंट काम कर रहा है, वो खुद करप्शन में इन्वॉल्व है, ना नैब काम कर रहा है, वो भी करप्शन में इन्वॉल्व है। अफसोस वाली बात है, 25 करोड़ लोग इस वक्त ना उम्मीद है, मायूस है। हालांकि कहा जाता है कि मायूसी गुनाह है, लेकिन मुझे अभी तक चौधरी साहब 2-3 चीजें अभी तक किसी ने नहीं बताई। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन की बातें हो रही हैं मुसलसल, लेकिन करप्शन के ऊपर, अकाउंटेबिलिटी के ऊपर किसी ने अभी तक ना को क्रैकडाउन करने का प्लान बनाया है। और मेरी नजर में, मैं खुद एक वकील हूं, जिस सोसाइटी में सजा का कॉन्सेप्ट, पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट ना हो, वो तरक्की नहीं कर सकती। उसकी वजह यह है, फिर हर जगह पे इश्यूज हैं। आप एयरपोर्ट से हम उतरते हैं, करप्शन देखते हैं, जब तक वापस नहीं आते करप्शन के। लेकिन कौन करेगा ये बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? 76 साल तो हो चुके हैं, 76 साल। अब आगे अगर आपको कुछ चौधरी साहब कुछ चीज नजर आती है तो प्लीज मुझे भी गाइड करें। मैं खुद इस वक्त बड़ा मायूस हूं जो कुछ भी पाकिस्तान के अंदर, बल्कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट के प्राइम, देखिए आपके फैसले, पाकिस्तान में केयर टेकर गवर्नमेंट बननी है, मीटिंगें दुबई में हो रही हैं, मीटिंगें नहीं, मैं उनको कहूंगा डीलें दुबई में हो रही हैं कि भाई बारियां बना लेते हैं तुम। ये पहले भी बारियां थी, इन्हीं बारियों के चक्कर में इमरान प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। ये पहले जो 2 पार्टियों की मनापली थी, अब हम फिर वहीं के वहीं खड़े हैं। हर 10 साल के बाद हम अपना सर्कल कंप्लीट करके बदतरीन सर्कल फिर उसी जगह पे आ जाते हैं। कर्जों पे कर्जे हैं। कब दुनिया में कितने ममालिक आपने देखे जिनका एक कारोबार हो कर्जा लेना? हमारा कारोबार है कर्जा लेना।
और 76 साल से हो रहे हैं। जी, बहुत बदकिस्मती की बात है ये। अच्छा सर, हमारे यहाँ कुछ ऐसे इश्यूज भी हैं कि जिन पे कोई भी आदमी जो है जुबान खोलने से डरता है, जिसमें से एक ब्लास्फेमी लॉ है। और उस पे आपको पता है कि हमारे एक बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर हैं जो आजकल डेलस में रहते हैं, जावेद गामदी। उन्होंने यहां तक कहा कि ये कुरान, हदीस और फिका के भी खिलाफ है। लेकिन हमारी पार्लियामेंट भी खौफजदा है कि वो उस पर बोल नहीं सकती। एक मिनिस्टर ने बात की थी कि इस लॉ को प्रोसीजरल अमेंडमेंट्स कम से कम इसमें करनी चाहिए, तो ही वाज गन डाउन। और हम ये कहते हैं कि जी इंडिया में जो है ना माइनॉरिटीज का जेनोसाइड हो रहा है, और ये भूल जाते हैं वो कि 1947 में मुसलमान वहां पे 9.5% थे, आज वो 15% हैं। तो ये अच्छा जेनोसाइड है। और हमारे यहाँ हम कभी नहीं देखते कि सेल्फ क्रिटिसिज्म की हमारे यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। उसको कहते हैं कि ये गद्दारी है, ये मुल्क से बेवफाई है। और आप ये देखिए कि हमारे आइन में लिखा हुआ है कि कोई नॉन मुस्लिम आपका प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। तो हम क्यों इतने इनसिक्योर हैं? अगर नहीं भी लिखेंगे तो जो हमारे यहाँ क्लाइमेट ऑफ ओपिनियन है उसमें कोई नॉन मुस्लिम इतने आला ओहदे तक पहुंच नहीं सकता। हकीकत तो यह है कि कोई चीफ मिनिस्टर भी नहीं बन सकता, कोई आर्मी चीफ नहीं बन सकता। फिर भी हमें क्यों लिखने की जरूरत पेश आती है? और पाकिस्तान बिकम्स वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज विच हैव लेजिस्लेटेड डिस्क्रिमिनेशन, कॉन्स्टिट्यूशनली सैंक्शनड डिस्क्रिमिनेशन। तो इससे कोई कोई बंदा बात नहीं करता। भुट्टो साहब जैसा एक लिबरल आदमी जिसने 73 का आइन बनाया, उन्होंने भी इस्लाम को स्टेट रिलीजन डिक्लेयर कर दिया और सारी चीजें ये डाल दी। और फिर ज़ियाउल हक आए, उन्होंने मजीद उसको टाइट कर दिया। तो क्यों हम माइनॉरिटीज को इक्वल राइट्स नहीं देना चाहते, जबकि हम ये चाहते हैं कि जो नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं वहां पे मुसलमानों को इक्वल राइट्स दिए जाएं? देखिए जो साहब, मैं समझता हूँ ब्लास्फेमी तो एक वेरी सेंसिटिव मैटर है मेरे ख्याल में। मैं आई एम नॉट अ मजहबी स्कॉलर, मैं आई एम नॉट उसमें मुझे कुछ ज्यादा इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि आप जब देखते हैं टर्किश ड्रामे देखते हैं तो टर्की का मॉडल क्यों नहीं देखते वहां पे? रिलीजन इज योर पर्सनल मैटर। आप जिस खुदा में भी बिलीव करना चाहते हैं, इट इज योर ओन चॉइस। आप क्यों इस चीज को दूसरे लोगों पे इन्फोर्स करने की कोशिश करते हैं? मेरी नजर में जो मैं समझता हूं, मैंने आई हैव रेड सो मेनी थिंग्स अबाउट इस्लाम वर्सेस अदर रिलीजन्स, सेंटर इज द सेम। दूसरा, मैं एक और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है मजहब के हवाले से, हम लोग इस्लाम या किसी मजहब की फिलॉसफी को छोड़ के उसके रिचुअल पे तवज्जो ज्यादा है। देखें, अगर फिलॉसफी पढ़ी जाए तो हर मजहब की फिलॉसफी इज द सेम। हर मजहब ये कहता है कि बड़ों की इज्जत करें, आप एक दूसरे से प्यार मोहब्बत, बल्कि यहां तक मैं कहूंगा कि जब तक आप एक दूसरे से प्यार करना नहीं सीखते, आप यू कैनॉट रीच गॉड टू बिगिन विद, रिगार्डलेस व्हाट द रिलीजन इज। और दूसरा, दुनिया, मेरा जो एक सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है कि दुनिया में कोई भी मजहब जो है वो हेटरेड और वायलेंस प्रमोट नहीं करता। ये आप लोगों ने, दूसरे लोगों ने अपने फायदे के लिए इन चीजों को ऐड किया है इन चीजों में। लेकिन मेरे ख्याल में, अब मैं अमेरिका की मिसाल लेता हूं, अमेरिका के अंदर सऊदी अरेबिया से ज्यादा मजहबी आजादी है मुसलमानों के लिए। मुझे आज तक कभी किसी ने ये नहीं कहा कि यू आर अ मुस्लिम है, वाई यू आर, आपका तुम्हारा ये बिलीव क्यों इस तरह है, या मुझे क्रिटिसाइज नहीं किया। आई ओपनली टेल एवरीबॉडी आई एम मुस्लिम, बल्कि आई एम रिपब्लिकन, आई एम अ ट्रम्पस्टर। मैं ट्रम्प साहब के साथ ट्रैवल करता रहा हूँ, कई जगहों पे जाता रहा हूँ जहां पे आई वाज द ओनली पर्सन हु इज मुस्लिम। लेकिन मुझे आज तक किसी ने नहीं कहा कि मेरी 30 मिनट के लिए डिबेट एक दफा हुई थी जॉर्ज बुश साहब के साथ, जब कुवैत के अंदर डेजर्ट स्टॉर्म हो रही थी रिलीजन बेसिस पे। 30 मिनट के लिए 1-to-1 सैट विद जॉर्ज बुश के मैंने उनको गिला दिया था इस चीज का कि आपने किसी स्पीच में कहा था कि दिस इज क्रूसेड, तो व्हाई यू सेड इट, और ही एक्सप्लेन्ड मी फॉर 30 मिनट्स कि दिस इज, आई एम सॉरी कि इट वाज मिसअंडरस्टूड, आई डिडंट मीन इट, दिस इज नॉट अ रिलीजियस वॉर। लेकिन उसमें मैं, जिस तरह मैंने आपको जो सब कहा है, हम जानबूझकर आपकी रूलिंग एलीट, जिनके अपने बच्चे सारे लंदन और न्यूयॉर्क और कनाडा पढ़ रहे हैं, वो जानबूझ के आपको रिफॉर्म नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर वो रिफॉर्म करेंगे उनका बिजनेस खत्म हो जाएगा। और इस वक्त आप देख लें कि आपके जितने लीडर हैं, जितने भी लीडर हैं, चाहे किसी किस्म के भी लीडर हैं, चाहे जुडिशियल लीडर हैं, चाहे वो आपके इवन मजहबी लीडर जो है, उनके बच्चे भी बाहर पढ़ रहे हैं, जो आपके ब्यूरोक्रेट हैं, सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए वो आपको रखना चाहते हैं दूसरी दुनिया से पीछे। अब देखें, आपको मुसलसल कहा जाता है कि इस गुलामी से मौत अच्छी है, और साथ कहा जाता है, देखो फ्रांस में, फिर कहा जाता है कि मैं वायलेंस प्रमोट नहीं करता, लेकिन फ्रांस में देखो क्या हो रहा है। लेकिन ये देखें कि लोगों के बच्चे जलील हो रहे हैं, यहाँ पे जेलों में जा रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है। कभी आपने सोचा है कि अपने बच्चे क्या हैं?
अगर ये मजहबी ड्यूटी समझते हैं, अगर ये जिहाद समझते हैं, तो इनके अपने बच्चे आके उसमें कंट्रीब्यूट और पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते? लेकिन ये बात सोचने वाली है आपकी अपनी, आपके 25 करोड़ लोगों के सोचने की बात है कि अगर आपका बच्चा बच्ची जो है सारा दिन सारी रात सड़क पे फिर रहा है और ट्वीट भी उर्दू में करता है, इंग्लिश में एक लफ्ज नहीं जानता, और दूसरा क्लास में परफॉर्म भी नहीं कर रहा, मैं पेरेंट्स को ब्लेम करूंगा। आज जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, मैं पेरेंट्स को ब्लेम करूंगा जो तवज्जो नहीं दे रहे पेरेंटिंग के ऊपर, अपने बच्चों की एजुकेशन के ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे। लीडरान के ऊपर मुझे गिला है कि आज तक किसी ने डिजिटल पाकिस्तान का नारा नहीं लगाया, आज तक किसी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात नहीं की, आज तक किसी ने मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट की बात नहीं की। मैं समझता हूं पहली दफा आज, बल्कि हमारे आर्मी चीफ साहब हैं, उन्होंने एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। कई लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बल्कि आपकी पंजाब हाई कोर्ट ने तो उसके खिलाफ फैसले भी दिए हैं, लेकिन मैं स्टिल इन अ फेवर ऑफ इट, क्योंकि बॉटम लाइन ही है कि अल्टीमेटली पाकिस्तान विल ग्रो। पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चर कंट्री। अगर आपका प्राइवेट सेक्टर करने की सलाहियत नहीं रखता, आपके अगर सियासी लीडर सक्सेसफुल कोई डिसीजन लेने के काबिल नहीं है, तो अगर कोई दूसरा फैसला करता है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली there are chances of growth of पाकिस्तान, क्योंकि आने वाले दिनों में ये जो अभी रशिया ने और यूक्रेन की ब्लैक सी ग्रेन की वजह से गंदम की प्राइस भी बढ़ेगी, और जो इस वक्त भारत ने अपने चावल एक्सपोर्ट करने पर पाबंदी लगाई है, चावल की प्राइस भी बढ़ेगी। सो इस इन अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस पाकिस्तान हैज टू फोकस ऑन एग्रीकल्चर, पाकिस्तान हैज टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग एज वेल। और दूसरा, आपकी यूथ जो है बेचारी जो किश्तियों में डूब रही है, कोशिश करनी चाहिए किसी ना किसी लीडर को इसका हल निकाले, इनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनको डिजिटल पाकिस्तान की तरफ लेकर जाए। अच्छा सर, हमारे मजहबी लीडर खास तौर पे और इवन नॉन रिलीजियस लीडर्स भी एंटी अमेरिकनिज्म उनमें बहुत पॉपुलर है, और पाकिस्तानी सोसाइटी भी, हम ये अक्सर डिबेट करते हैं कि एंटी अमेरिकनिज्म ज्यादा है या एंटी इंडियनिज्म ज्यादा है। कभी एंटी अमेरिकनिज्म ज्यादा हो जाता है, कभी एंटी इंडियनिज्म ज्यादा हो जाता है। तो हमारे जो हैं, क्या आप कैसे देखते हैं इसको? आप पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तानी सोसाइटी को समझते हैं। अब काजी हुसैन अहमद, उनका बेटा खुद अमेरिका में पढ़ता रहा, लियाकत बलोच साहब के बेटे ने अभी हाल ही में कनाडा से अपनी पीएचडी कंप्लीट की, तो यहाँ पे वो कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो बहुत ईवल कंट्रीज हैं। तो ये क्या है हमारा तजाद? इसमें चॉइस साहब ये इज वेरी फनी, बल्कि हमारे मौलाना तारुल कादरी साहब जो कि खुद कैनेडियन सिटीजन है इस वक्त, और वो पाकिस्तान की सियासत के लिए बड़ी कोशिशें भी करते रहे हैं और बहुत रेवोल्यूशनरी स्पीचें भी देते रहे हैं, लेकिन ही इज कैनेडियन सिटीजन। यही कंट्राडिक्शन है कि हर बंदा अमेरिका के झंडे को आग लगाना चाहता है, लेकिन अगर आज वीजे खोले जाएं तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में बंदा बचेगी कोई, सारे अमेरिका आ जाएंगे। यही एक तजाद है। अब यहाँ पे मैंने बैठ के देखा, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है। इस वक्त अमेरिका की एड जो है सबसे ज्यादा इजिप्ट और इजराइल जाती रही है। इजराइल मिस्र के अंदर भी एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स हैं, टर्की के अंदर भी यही हालत है, टर्की भी रेसिपिएंट बहुत बड़ा यूएस एड का, और पाकिस्तान के अंदर भी। अब मैं यहाँ पे मैंने इसको डिस्कस किया कई दफा पाकिस्तान अमेरिकन लेजिस्लेटर्स के साथ और स्टेट डिपार्टमेंट के साथ। मैं जब ट्रम्प पीरियड के अंदर आई वाज वेरी मच इन्वॉल्व इन स्टेट डिपार्टमेंट, तो स्टेट डिपार्टमेंट ये कहता था कि हम अपने एलाइज को एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स इसके साथ खेलने की एक सर्टेन लिमिट तक इजाजत देते हैं, कि ये पॉलिटिकल स्लोगन है तो ड्यूरिंग इलेक्शन और सम अगर कर लिया जाए तो वी डोंट माइंड इट, वी लुक टुवर्ड्स द अदर साइड। तो वहां तक इनको इजाजत दी जाती है और वहां तक ये इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, उनके बारे में भी उनकी भी एक निकली थी कि ड्यूरिंग हिज मीटिंग विद द अमेरिकन एम्बेसडर ही सेड, मुझे अगर चांस दिया जाए आई विल सर्व योर इंटरेस्ट बेटर देन द अदर पॉलिटिकल पार्टीज। तो आप उसकी वजह ये है, उसकी एक सबसे बड़ी वजह, आपको बार बार मजहब के टीके लगाए जाते हैं। आपको बार बार, जिस तरह मैंने आपको कहा कि पहले ज़ियाउल हक साहब ने आपको एक कोर्स कराया जिहाद का, और उसके बाद अब अफसोस के साथ ये है कि हमारे अमीरुल मोमिनीन जो हैं वो पहले उन्होंने सफर शुरू किया था नए पाकिस्तान से, लेकिन उनका अब स्लोगन है रियासत मदीना। ये टीके लगाए जाते हैं आपको मजहब के, सिर्फ पॉलिटिकल गेन करने के लिए, और खास कर उसमें रिपोर्टें थी। अफसोस के साथ है कि हमारे रिजवी साहब थे, इंटेलिजेंस रिपोर्टों ने इनको गाइड किया था कि आप मजहबी टच दें और इनका जो वोट बैंक है पंजाब के अंदर उसको कैप्चर करने की कोशिश करें। लेकिन जो मैं समझता हूं आपकी रियासत की ड्यूटी है, जो भी इसको रूल करता है, कि कोशिश करें
वेस्टर्न सिविलाइजेशन की तरक्की का सीक्रेट ही यही था कि उनको बहुत टाइम लगा चर्च और स्टेट को अलग रास्तों पे ले जाने के लिए। आपको भी चाहिए कि अगर पूरी तरह से इस चीज को सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन अपनी अपनी गाइडलाइंस के अंदर रखें। हाँ गाइस, तो जैसा हमने देखा साजिद तारड़ साहब की अगर बातें देखी जाए तो बिल्कुल भाई वो सच्ची होते हैं, क्योंकि जब से हम भी उनको फॉलो कर रहे हैं उनका यही मसला है कि जो भाई यहाँ पर एलीट क्लास है या जो यहाँ से भाई पाकिस्तान को चूस कर भाई अपने जो डॉलर की बोरियाँ हैं ना वो लेकर भाई यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन आज उन्होंने सबसे बड़ी जो एक नई बात बताई, बाकी तो खैर हमने सुनते हैं, लेकिन उन्होंने वो जो पंजाब से CSS करके जाकर भाई एलीट क्लास से उनसे भाई शादियां कर लेते हैं, फिर उनके भाई मांगे पूरी करने के लिए पाकिस्तान को ऐसे चूसते हैं भाई, ये चीज़ उन्होंने एक बताई है कि जो सबसे बड़ा रीज़न है, क्योंकि आगे फिर भाई पैसा तो फिर लगता ही है। फिर वो ये करते हैं, वो काम किया, वहाँ से जाकर फिर सीधा भाई अमेरिका को निकल गए, वहाँ जाकर अपना माल छापा और पीछे से ये जो प्लाट घेरे और बाकी यही अपना काम किया। ये एक सर्किट उन्होंने बनाया हुआ है जिसके अंदर हर चीज़ आ जाती है, चाहे जितनी भी चीज़ें साजिद तारड़ साहब बता रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान आज यहाँ पर है। हमारी एलीट क्लास हो, चाहे हमारे जो पॉलिटिक्स हैं उनका भी यही है, जो हमारे साहब बड़े हैं उनका भी बस यही प्लाट वाला काम है। तो ये चीज़ें प्लाट एक बनकर रह गया भाई। नहीं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, लेकिन होता ना एक मतलब कि कंट्री को उम्मीद होती है कि यार इस मैं कंट्री में रहता हूँ, इसका चलो हम नहीं तो अगले मतलब के एक जो हमारे आने वाले लोग हैं वो ही एक अच्छा एक मतलब कि इसका एक मतलब कि इसकी हालत भी देखेंगे और अच्छे हालात होंगे। लेकिन अभी तक एक मुझे नहीं लगता कि 100 या 1000 साल ऐसी चीज़ें चेंज होगी पाकिस्तान में, क्योंकि ये वही चीज़ें लेकर आगे जाएंगे, चाहे दुनिया आगे से आगे निकल जाए। एक दुनिया में इतनी मतलब कि बड़ी बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, लोग इतनी चीज़ें लॉन्च भी कर रहे हैं, एक मतलब कि उनका एक साइंस की तरफ ध्यान है, टेक्नोलॉजी की तरफ ध्यान है, लेकिन ये चीज़ का इधर कोई कंसेप्ट ही नहीं भाई इधर मेरे। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये कि जो एक डिप्लोमेटिक के ऊपर उन्होंने बातें की ना कि जो हमारे हमने सफ़ीर रखे हुए हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, जिनका एक कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है, लेकिन ये कि अनफॉर्चुनेटली हम पाकिस्तानियों के जो इस तरह की एम्बेसीज बनी हुई हैं वहाँ पे जो भी डिप्लोमेट हैं उनका आज तक हमने नहीं सुना कि उन्होंने कोई परफॉर्म किया और मुल्क के लिए कोई ऐसी चीज़ बेहतर की हो, क्योंकि जो जिसके ऊपर बंदा गर्व करे। लेकिन वो बैठे हैं, सुबह आते हैं सुकून से, उनको पूछने वाला है कोई नहीं, तो सुकून से आया, 4 मतलब घंटा 2 घंटे गुजारे एम्बेसी अंदर, फिर अपने अपने काम को जो है ना वो निकल गए। जब किसी बेचारे को फ़ौरन में मसला आता है तो वो सारा जो है ना वो चक्कर लगाता रहता है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी ये कि एलीट वाला जो सिस्टम है ना वो एक जो है ना वो शुरू से ही चलता आ रहा है। जिस तरह उन्होंने कहा कि हमारे जो इन्होंने कुछ लोग जो है ना वो इलेक्टिबल्स के नाम से एक अलहदा पैनल किए हों, उसमें से 30 से 40 बंदे ऐसे हैं जो किसी भी पार्टी या किसी भी साइड के ऊपर हों तो वो मतलब जीतते हैं और उसी की हुकूमत बनती है। तो उसको जो है ना उनके आगे ज़ाहिर बात औलादें भी चल रही हैं, उनको भी जो समेटने के लिए आगे जो है ना वो ये CSS वगैरह जो करते हैं, जो पढ़ते हैं, हमारी नज़रों में तो भाई वो बहुत पढ़े होते हैं, लेकिन ये कि उनका बेसिक मकसद ही यही होता है और पीछे से जो मर्जी पाड़ के हैं, लेकिन जैसे ही उनकी एंट्री होती है ऑफिस के अंदर तो उनको जो है ना वो यही लात पाड़ जाती है कि पैसा इकट्ठा कैसे करना है, और वही जो है ना वो तगोदो करते हैं उसके लिए, और उसके लिए अपनी जान की बाजी लगाते हैं। और लगा के जिस तरह तारड़ साहब कह रहे हैं कि फ़ौरन में उनके विज़िट होते रहते हैं और जाके जो उन्होंने जो है ना वो प्लाटों के आसपास निशानियां लगानी होती हैं कि नेक्स्ट आके मैंने ये लेना है, और डॉलरों और यूरो के साथ उनकी जो है ना वो कैलकुलेशन चल रही होती है। तो बाकी यही एक मसले मसाइल हैं और बिल्कुल वो सही होते हैं। ज़ाहिर बात फ़ॉरेन में बैठे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर उनकी नज़र इसलिए होती है क्योंकि आप हमसायों के ऊपर जिस तरह वो बात करते हैं कि अगर हम इधर नहीं तो उधर देख लें कि वो किस तरह इतनी जल्दी जो है ना वो आपके सामने अब नेक्स्ट जो चेंज होना है वो अफ़गानिस्तान है, जिस तरह वो मतलब कोशिश कर रहे हैं, और आने वाले 5-7 साल में आपको बहुत चीज़ें ऐसी नज़र आएंगी कि अफ़गानिस्तान कहाँ से कहाँ जा रहा है। नहीं, फ्रांस में आपको पता है आपका डिप्लोमेट कौन है, मतलब कि वो एक जो इधर बड़े बड़े नारे लगाते थे, एक मतलब कि इस्लाम के और एक इस्लाम के ठेकेदार बने हुए थे, उनका एक मतलब कि एक पता नहीं कज़न है या जो भी है उनका, वही उधर फ्रांस में एक मतलब कि डिप्लोमेट है। हाँ, तो उन्होंने अपना भेजा हुआ, अपना भेजा हुआ, लेकिन इधर लोगों को उन्होंने बेवकूफ़ बनाया और लोग बेवकूफ़ बनते भी हैं, इसमें कोई शक नहीं। जो लोग ये मज़हब को इन्वॉल्व करते हैं ना बीच में, वो इनका सबसे एक बहुत बड़ा टच है। मैं तो बोलता हूँ एक गोल्डन टच होता है इनका, एक जो मज़हब को एक इन्वॉल्व करते हैं और लोगों को बोलते हैं कि यार अभी भी वही दौर है कि आपने मतलब कि तलवार आपके हाथ में हो, हर चीज़
चीज़ आपने फतह कर चढ़ लेनी, जाओ आपने ऊपर। मतलब कि स्वीडन पर हमला कर देना है, आपने हर जगह पर हमला कर देना है। वो इन्होंने माइंड सेट यकीन करे लो, मेरा तो यकीन ही नहीं करता इनकी वीडियो बनाने पर पाकिस्तान पर। एक फिर भी एक मजबूरी होती है, एक आ जाते हैं साजिद तारड़ साहब, उनकी बातें सुनते हैं क्योंकि डेली रूटीन ही होती है, इधर चेंज नहीं होता। एक कल परसों की बात है, उधर लाहौर में एक बेचारे का हॉस्पिटल में ऑपरेशन चल रहा था, तो वो एक बिजली भी चली गई और हाँ, जनरेटर में तेल भी खत्म हो गया, तो वो उधर ही मार खप गया, उसका कोई मतलब के। लेकिन बात करो तो आपको जेल में डालेंगे, एक ऐसा एक्ट लॉन्च करेंगे कि आपने अगर बात करनी है गवर्नमेंट या एक मतलब के एस्टेब्लिशमेंट के एक अगेंस्ट, तो आपको एक ऐसी सजा मिलेगी नहीं, जो कि अब तो आपके उन्होंने 5 जेल लाख में जुर्माना रखा आप है। मार खप जाएंगे। और हर चीज़ का एक मतलब के एक हमारे ऐसे लोग हैं जो बेचारों का एक नामो निशान ही नहीं है, जो बात करते थे एक मुल्क के एक अच्छे रिलेशन के, आपके मतलब के दूसरी कंट्री के साथ आप अच्छे रिलेशन करें, इंडिया के साथ आप अच्छे रिलेशन करें, क्या उनके साथ हमारी लड़ाई है? क्या आपने एक हवा बनाया हुआ है कि वो हम पर हमला करेंगे, वो हमारे दुश्मन है? ये चीज़ आपने हमें एक मतलब के कूट कूट कर भरी हुई है, लेकिन उस चीज़ में है ही कोई ना। जब एक रियलिटी में मिलते हैं तो एक पता ही नहीं चलता कि ये हमारे साथ ऐसा हुआ। लेकिन आपने कुछ ऐसे हालात, जब भी एक सिस्टम नॉर्मल होने लगता है, आप कुछ ऐसा चीज़ कर देते हैं जो कि एक सब चीज़ ही मतलब के तबाह बर्बाद हो जाती है, हर चीज़ बदल जाती। बाकी अच्छी वीडियो थी साजिद तारड़ साहब की, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।